आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि माली साल 2021-22 के लिए रियासती बजट उम्मीद अफजा रहेगा। बजट 2021-22 की तैयारी के लिए मुनक़िदा आला सतही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वसत मार्च में असम्बली का बजट सेशन तलब किया जाएगा। कल रात मुनक़िद किए गए इजलास में रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा फ़ाइनेंस रामा कृष्णा राव, सेक्रेटरी उमूर मुक़न्नना नरसिम्हाचार्युलु व दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में बजट 2021-22 की तैयारी और असम्बली सेशन के इनेकाद के मौजू पर तफसीली गौर व खौज किया गया। बताया जा रहा है कि बजट में फलाह बहबूद और तरक्की पर हस्बे साबिक़ खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इत्तलात के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी में कमी आई है, जबकि जुमला नुकसानात 1 लाख करोड़ की सतह को छू चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत की मईशत में बेहतरी आ रही है। मुख्तलिफ ज़राए से रियासत की आमदनी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से बजट 2021-22 में मुख्तलिफ महकमों और तरक्याती कामों के लिए साबिक़ से ज़्यादा रुकूमात मख्तस की जाएंगी। इस मौके पर KCR ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ महकमों के लिए बजट तखमीना, रुकूमात मख्तस करने और खर्च के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में भेड़ बकरियों की तकसीम के कामों को मरकज़ की जानिब से सराहा गया और इस साल भी हुकूमत ने भेड़ बकरियों की तकसीम के कामों को जारी रखने का फैसला किया। अब तक 3,70,000 भेड़ बकरियों की तकसीम अमल में लाई गई है और मजीद 3 लाख भेड़ बकरियों की तकसीम के लिए बजट में मुनासिब रकम मख्तस की जाएगी। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव ने ऐलान किया है कि वो खुद सहाफ़ियों को मकानात की फराहमी की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने कहा कि वो गली से दिल्ली तक खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के मखरूज़ हैं। तेलंगाना मीडिया अकेडमी की जानिब से मुतवफ़ी सहाफ़ियों के अरकान ख़ानदान को दी गई माली इमदाद के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख रुपए के हिसाब से रियासत में फ़ौत होने वाले 260 सहाफ़ियों के अहले खाना की मदद की। उनके बच्चों को रिहायशी स्कूलों में तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा। बीजेपी ज़ेर इख्तियार गुजरात में सिर्फ 1,000 सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड दिए गए। KTR ने कहा कि सहाफ़ियों को मकानात के साथ हेल्थ कार्ड्स की भी सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने सहाफ़ियों के लिए 5 मंजिला इमारत तामीर करने का भी वादा किया, जिसमें सहाफ़ियों को तरबियत और दीगर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। दोमलगुड़ा के वेंकटराम रेड्डी हॉल में एक और मीटिंग से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि काउंसिल में सवाल करने वालों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मसाइल हल करने वालों की ज़रूरत होती है। अवामी मसाइल की यकसोई सिर्फ TRS से ही मुमकिन है, इसीलिए काउंसिल के मुजवज़ा इंतखाबात में हर ग्रेजुएट अपना कीमती वोट TRS उम्मीदवार को देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। కొంచెం వెనకాయ రావాలన్నా అందరూ ఒకటే రూలు అన్నా కొంచెం వెనకాయ రావాలన్నా మాట్లాడాక కనబడుతుంది అసలు కుటుంబం కనపట్లేదనా చూడాలి అన్నా కొంచెం వెనకాయ రానా అన్నా మేము చేయవలసిందే, ఈరోజు బాధ్యులుగా ఉన్నాం కాబట్టి చేయవలసిందే. కానీ ఇంతకుముందు నారాయణ సార్ ఒక మాట అన్నారు, చేసిన పని కూడా చెప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది. వాళ్ళ TUWJగా మీరు ఏదైతే ఉన్నారో దయచేసి ఒక్క నిమిషం ఆలోచన చేయండి. జర్నలిస్టుల కోసం 100 కోట్ల సంక్షేమ నిధిని కేటాయించిన ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఇంకే రాష్ట్రంలోనన్నా ఉన్నదా? ఒక్కసారి దయచేసి మీ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా అడగండి అని నేను చెప్పి కొడతా ఉన్నా. ఇలా గొంతులు దించుకోవచ్చు, ఫేస్బుక్లలో పెట్టచ్చు, వాట్సాప్లలో అదరగొట్టచ్చు. అందరికీ మీకు మాటల శక్తి అందరికీ ఉంది. మీకున్నది అంతో ఇంతో రాజకీయ నాయకులం కాబట్టి మాకు కూడా ఉంటుంది. అదరగొట్టచ్చు, ఉపన్యాసాలతో అదరగొట్టచ్చు, డైలాగులతో బెదరగొట్టచ్చు, స్టేటస్ మెసేజ్లు పెట్టచ్చు. కానీ వాస్తవాలు కాకుండా పోవు. నేను ఒక్కటే అడుగుతున్న సూటిగా, దయచేసి ఒక నిమిషం ఆలోచన చేయండి. ఈ రకంగా జర్నలిస్టుల కోసం 100 కోట్ల సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేయడమే కాదు, ఎన్ని రకాల కార్యక్రమాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో చేసిందో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మరణించిన 260 మంది జర్నలిస్టులకి ఇప్పటి వరకు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ₹1,00,000 చొప్పున సహాయం చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చే ముందు అక్కడ 91 కుటుంబాలకు, ఇక్కడ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు, 91 కుటుంబాలకు
అక్కడ ₹1,00,000 చొప్పున చెక్కులు ఇస్తుంటే ఆ చనిపోయిన జర్నలిస్టు భార్య కానీ భర్త కానీ అక్కడికి వచ్చి చెక్ తీసుకుంటే వారి పిల్లలు కూడా కొంతమంది వచ్చినారు. నేను అడిగిన నారాయణను, అన్న పిల్లల సంగతి ఏంది, మరి చనిపోయింది కదా జర్నలిస్టు అంటే మనం ఇంకేం అనుకోలే అన్నాడు. కానీ నేను మీకు మాటిస్తా ఉన్నా, సంస్కారవంతమైన ప్రభుత్వం ఏదైనా సరే ఒక జర్నలిస్టు మరణిస్తే ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పిల్లలకు కూడా రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో చేర్పించి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించి वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने मरकज की जानिब से तेलंगाना के लिए 6 बरसों के दौरान एक भी तालीमी इदारा मंजूर न करने पर सवाल उठाया। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में पूछा, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान की गई दरखास्तों के बावजूद हुकूमत हिंद ने कितने तालीमी इदारे मंजूर किए। एक बड़ा सिफर। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि कोई IIMs, IITs, IITs, NITs, मेडिकल कॉलेज तेलंगाना को नहीं दिया गया। ये इम्तियाज़ नहीं तो क्या है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात पेश करते हुए कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बकिया हिंदुस्तान के लिए 7, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 7, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च 2, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 16, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन 4, मेडिकल कॉलेजेस 157 और नवोदया तालीमी इदारे 84 मंजूर किए गए। उनमें से कोई भी इदारा तेलंगाना के लिए मंजूर नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिसका वादा रियासत के तंजीम और कानून में किया गया था, वो भी तेलंगाना को नहीं दी गई। KTR ने एक और ट्वीट में तेलंगाना BJP के रियासती सदर का बिलवास्ता हवाला देते हुए कहा कि क्या कोई इस नासमझ शख्स में बेदारी पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने हुकूमत हिंद को 2,72,926 करोड़ रुपए दिए, तहम हुकूमत हिंद ने उसको 6 बरसों के दौरान सिर्फ 1,40,329 करोड़ रुपए ही दिए। कौन किसको दे रहा है। KTR ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी रियासत हिंदुस्तान की तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने अपने ताज़ा बजट में तेलंगाना के लिए 3,000 करोड़ रुपए की कमी कर दी। विकाराबाद जिले के मन्नेगुड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि फाइनेंस कमीशन के फंड्स को 1847 करोड़ से कम करते हुए 1365 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस तरह मुख्तलिफ महकमे जात को मरकज की जानिब से मख्तस किए जाने वाले फंड्स में भारी कमी की गई। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से मुनासिब इमदाद न मिलने के बावजूद रियासती हुकूमत अपनी तरफ से कई स्कीमात को चला रही है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बाद रियासत की आमदनी में काफ़ी कमी हुई, जिसकी वजह से मुलाजिमीन के PRC के ऐलान में ताख़ीर हुई है। रियासत की आमदनी के बारे में मुनासिब वजाहत सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से हम PRC की शरह का तयन नहीं कर सके। ताहम बहुत जल्द PRC का ऐलान किया जाएगा। हालिया दिनों से रियासत की आमदनी में बतदरीज इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तरक्की और फलाही कामों में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरे फहरिस्त है। गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान तेलंगाना के शहरी और दही इलाकों की हालत बदल गई है। उन इलाकों को काफ़ी तरक्की दी गई। हरीश राव ने कहा कि हालिया दिनों उनके एक दोस्त अमेरिका से हैदराबाद आए थे, जिन्होंने शहर की तरक्की देखकर हैरानी का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि पंचायत राज मुलाजमीन को तरक्की देने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। मुल्क की किसी भी रियासत में महकमे पंचायत राज के मुलाजमीन को तरक्की नहीं दी जाती। वहाँ इस महकमे में जिस ओहदे पर तकर्रुर होता है उसी पर सुबुकदोशी होती है। ताहम तेलंगाना में इसके बरक्स उन मुलाजमीन को तरक्की दी जा रही है। తెలంగాణ EGS లో బెస్ట్ మండలం అంటే తెలంగాణ, లేకపోతే తెలంగాణ పల్లె. నిన్నగాక మొన్న IKPలో అవార్డులు వస్తే కూడా తెలంగాణకు వచ్చినాయి. అందులో నా సిద్దిపేట కూడా వచ్చింది, ముండ్రాయి గ్రామానికి వచ్చింది. IKPలో తెలంగాణ, గ్రామ పంచాయతీలో తెలంగాణ, EGS లో తెలంగాణ, రూర్బన్ లో చూస్తే తెలంగాణ, శానిటేషన్ లో చూస్తే తెలంగాణ, స్వచ్ఛ భారత్ లో చూస్తే తెలంగాణ. అవార్డుల పంట పండించిన ఘనత మా పంచాయతీరాజ్ ఉద్యోగులదని చెప్పి నేను ఘనంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. నిజంగా ఇవాళ తెలంగాణ దేశానికి రోల్ మోడల్ అయింది. మా పంచాయత్ సెక్రటరీలు కొంతమంది సీనియర్లు ఉన్నారు, గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2 వాళ్ళు ఉన్నారు. మీకు తెలియదా, ఒకరోజు ఏముండే 7 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ పల్లెట్లుండే, ఇవాళ తెలంగాణ పల్లెట్లుందో ఒక్కసారి గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి. 7 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ పల్లెలో ఎండాకాలం పూట ఒక ఎమ్మెల్యే పల్లెకు పోవాలంటే ముంగట పోలీస్ బండన్న పోవాలి, లేకపోతే బోరు బండన్న పోవాలి, లేకపోతే ఊళ్ళో కానిస్తారా. ఫస్ట్ ఊరికి అడ్డం చేతులు ఉంటుంది. ఏ పని అంటే పని చేస్తారు. ఆ జూనియర్
కారోబార్ దాంట్లోనే కారోబార్గా పనిచేసిన వాళ్ళను మీకు ఎట్లా అసిస్టెంట్గా పెట్టాలనేది ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అని వాళ్ళ సీపందుగానే మనం గుర్తిస్తున్నాం. అది కూడా ప్రణాళికలో ఉన్నది. మీ సమస్యలు నేను చాలా ఇన్న చేసిన మీకు అవన్నీ నీ జోలికి పోను. ఎన్నికల కోడప్పుడు ఇది ఇస్తా ఉందా అది ఇస్తా ఉందా అని చెప్పి ఏదో మిమ్మల్ని మభ్యపెట్టినట్టు అవుతుంది. అది మీకు తెలుసు, యూనియన్ నాయకులందరికీ తెలుసు. తప్పకుండా మీ పని తినవండి, మీరు పడ్డ కష్టం అండి. నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా కదా, మీరు వేరే డిపార్ట్మెంట్లో ఇంత బాగా, నేను అందరినీ గొప్ప కాదు, ఇది మన డిపార్ట్మెంట్ గ్రామాలకు సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్. బాగా పరిశుభ్రంగా ఉంచాం, నీట్గా పెట్టాం, పచ్చదనం చేశాం, నర్సరీ చేశాం, ప్రకృతి వనాలు చేశాం, గ్రామ సీమలే మార్పు చేసినాం. ఉన్నాయి जूनियर कार्यदर्शी मन एक्कड़ इयाली। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के जोनल सिस्टम को मंजूरी न देते हुए रियासत के मुलाजिमीन को तरक्की में रुकावटें पैदा कर रही है। वनपर्ती के अवनीगड्डा कोचिंग सेंटर में ग्रेजुएट वोटर्स के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मरकज पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की तरक्की और उनके तबादलों के लिए नए जोनल सिस्टम को मुतारिफ किया था और इस बिल को असेंबली में मंजूरी देते हुए उसे सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए मरकज को रवाना किया गया, लेकिन अब तक मरकजी वजारत दाखिला ने उस बिल को सदर जमहूरिया के पास रवाना नहीं किया। उन्होंने कहा कि मरकज के इस इक़दाम से न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को मसाइल का सामना है बल्कि तालीम याफ्ता नौजवानों को मुलाजिमत हासिल करने में भी मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि नए जोनल सिस्टम को मरकज की जानिब से मंजूरी ना मिलने की वजह से रियासत में नए तकर्रुरात की अंजामदही में रुकावटें हायल हो रही हैं। निरंजन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान 1,33,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए हैं और अनकरीब मजीद 50,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का अमल शुरू होगा। उन्होंने बीजेपी कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया था, उस वादे को पूरा ना करते हुए बीजेपी के कायदीन तेलंगाना में मुलाजिमतों पर तकर्रुरात ना होने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। మరి ఏముందండి 9 మంది పనిచేస్తే ఈ ఎకో పార్క్ కానీ చుట్టుముట్టు కానీ మొత్తం మీరు నాటిన చెట్ల కవర్లు ప్లాస్టిక్ కవర్లు అట్టే పడేసినారు కుప్ప. ఎక్కడికక్కడ బాటిల్స్ ఉన్నాయి. ప్రజలకు కూడా ఉండాల్సిన కామన్ సెన్స్ ఉండదు. వాళ్ళు వచ్చి లోపల దాగి బాటిల్స్ లోపల వేసిపోతారు. అంతా చెట్ల చెదరం ఉంది. ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టండి. వాళ్ళతో పాటు 10 మంది, నేను మున్సిపల్ చైర్మన్ నాతో పాటు ఉన్నాడు చెప్తాను, ఇంకో 10 మంది మున్సిపల్ వర్కర్లను మీ వాళ్ళని తీసుకొని 2 రోజులు పెట్టి స్పెషల్ డ్రైవ్ టు క్లీన్ అప్ ఎంటైర్ ఫారెస్ట్. అచ్చా అదంటున్నాం మీరు. నేననేది మా పెండింగ్ బిల్ గురించి वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसे चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं जिन्होंने समाज के हर तबके की तरक्की और बहबूद के लिए काफ़ी काम किए। महबूब नगर में एक जलसे से खिताब करते हुए गौड़ ने कहा कि रियासत में जारी तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों से बौखलाहट का शिकार होते हुए बीजेपी के कायदीन हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर बेजा तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन को यह बात जहन नशीन करनी चाहिए कि वो अलहदा तेलंगाना के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने वाले केसीआर पर तनकीदें कर रहे हैं। रियासत की तश्कील चंद्रशेखर राव के मरण व्रत की मरहून मिन्नत है। केसीआर अगर मरण व्रत नहीं करते तो आज तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं आती और बीजेपी की रियासती यूनिट भी कायम नहीं होती। ఆత్మగౌరవంతో బతకడానికి ఆత్మగౌరవ భవనాన్ని ఇస్తున్నందుకు జైలు పెడతారా? అగ్రవర్గాల నిరుపేదలకు ఆదుకుంటున్నందుకు జైలు పెడతారా? ఎందుకు పెడతారు జైలు? ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి పోతాయి, కేంద్రం ఎప్పటికుంటుందా? నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వస్తే మోడీని కూడా జైలు పెడతారా? మేమంటే అనొచ్చు. మేము కూడా లాభాలతో నడుస్తున్నటువంటి బిఎస్ఎన్ అదానికి ఇచ్చేసింది, రైల్వేను ఇంకోరికి ఇచ్చింది, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎల్ఐసీలు అన్ని సంస్థలు ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నాడు. ఆయన ఇచ్చేసిండు, ఉద్యోగులు పొట్టగొట్టిండు, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ లేకుండా చేసిండు అని చెప్పి వచ్చిన గవర్నమెంట్ కూడా నిన్ను కూడా జైలు పెడతాను మేము అంటున్నామా? నీలాక సంస్కారహీనంగా మాట్లాడడం
వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడాం. మేము కూడా మాట్లాడదలుచుకుంటే గ్రంథాలు అయితే ఖబర్దార్ బిడ్డ, ఉళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో. बदमाश संजय। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी दो जिस्म और एक आत्मा है। केटीआर के नाम एक खुले खत में उन्होंने कहा कि इंतखाबात के सामने टीआरएस बीजेपी से कुश्ती और बाद में दोस्ती करती है। जीएचएमसी इंतखाबात के सामने केसीआर ने बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली दौरे के बाद उनका मौक़िफ़ तब्दील हो गया। वैसे ही कौंसिल इंतखाबात में केटीआर फिर एक बार जंग की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और टीआरएस एक नहीं है तो उन्होंने सवाल किया कि आईटीआईआर और रियासत के दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए दिल्ली में जंतर मंतर के पास भूख हड़ताल के लिए क्या केटीआर तैयार है। 8 मार्च से पार्लियामेंट के सेशन का दोबारा आगाज होगा। भूख हड़ताल के जरिए मोदी हुकूमत पर इन मामलों में दबाव डाला जाएगा। इसके लिए अगर केटीआर तैयार हैं या नहीं, इस बात का खुलासा करने का इन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि केटीआर इस सवाल का वाज़ेह जवाब दें। अगर वो इस सवाल को कबूल नहीं करेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि केटीआर मोदी के चमचे हैं और तारीख में वो तेलंगाना के गद्दार के तौर पर याद किए जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना के भद्राचलम से साइकिल रैली निकाली गई। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़यादत निकाली गई। इस रैली में कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत करते हुए ईंधन की कीमतों में वक्तन फ़ौक़तन इजाफे पर शदीद नाराज़गी और बरहमी का इजहार करते हुए इजाफी शुदा कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इस रैली में कांग्रेस के सीनियर लीडर बलराम नायक और दूसरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भट्टी ने आवाम से अपील की कि वो बीजेपी और टीआरएस दोनों को ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में सबक सिखाएं। ఆ యూనివర్సిటీస్ అన్నింటినీ మూసేసి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ తెరిచి ఆ యూనివర్సిటీస్ ద్వారా లక్షల రూపాయలు ఫీజులు కడితే తప్ప చదువుకోలేనటువంటి పరిస్థితిని సృష్టించేటువంటి వ్యవస్థను ఈరోజు ఏర్పాటు చేస్తున్నామంటే ఆ చేసే దాంట్లో ప్రధాన భూమిని పోషించేటువంటి మల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఆయన వాళ్ళ శాసన మండలికి పోటీ చేస్తా ఉన్నారు పార్టీ. అంటే రేపు పొద్దున భవిష్యత్తులో పట్టభద్రుడు కావాలంటే లక్షల రూపాయలు ఫీజు చెల్లిస్తే తప్ప మీరెవరూ చదువుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా చేసేటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు పోటీ చేస్తూ అదే పట్టభద్రుల్ని పోటీ ఇవ్వని అడుగుతా ఉన్నారు. ఉచితంగా చదువుకుంటున్నటువంటి పట్టభద్రులు లక్షలు పెట్టి చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. बीजेपी ओबीसी सेल के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीचर्स को तरक्की नहीं दी जा रही है और ना ही तकर्रुरात किए जा रहे हैं। मुलाजिमीन को भी पीआरसी नहीं दिया गया। बाज़ मुलाजिमीन तंजीमें हुकूमत की चापलूसी कर रही हैं, जिसकी वजह से दीगर मुलाजिमीन की हालत ख़राब हो चुकी है। लक्ष्मण ने कहा कि वुज़रा मुलाजिमीन को धमका रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि दुबाक और जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज से ये वाज़े हो गया है कि अवाम तेलंगाना में तब्दीली चाहती है। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट्स अपने वोट के जरिए टीआरएस हुकूमत को सबक सिखाएं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आंजहानी वायस राजशेखर रेड्डी के ज़िले खम्मम में लगाए गए मुजस्समे को बाज़ नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। इस मुजस्समे की नकाब कुशाई उनकी दुख्तर शर्मिला ने 2013 में की थी। इस वाक़े के बाद राजशेखर रेड्डी के हामियों ने धरना देते हुए इस वाक़े के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इस वाक़े ने शर्मिला की तेलंगाना में सियासत में आमद के पेश नज़र तवज्जो हासिल कर ली। वायस राजशेखर रेड्डी के हामियों ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ अफराद तेलंगाना में शर्मिला की जानिब से पार्टी के क़याम के मनसूबे पर नाराज़ हैं, जिन्होंने ही राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में शर्मिला के हामियों ने भी एहतजाज किया। खम्मम वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शर्मिला का जलसा 9 अप्रैल को खम्मम में होने वाला है, इसीलिए ये हरकत की गई है। వేలాది మంది వైఎస్ఆర్ అభిమానులు తరలి రావడం
ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 3 పార్టీలు కూడా అభద్రతా భావంలో ఉన్నాయి. ఖమ్మంలో వచ్చే నెల 9వ తారీఖు నాడు మేము పెట్టబోయేటువంటి సభకు భయపడే ప్రజల యొక్క ఆదరణ ఎక్కడ వస్తుందని చెప్పేసి విగ్రహాలు కూల్చగొట్టేటువంటి పనిలో మీరు పడ్డారు. ఇది దుర్మార్గం, అప్రజాస్వామికం అని చెప్తున్నాం. విగ్రహాలు కూలగొట్టినంత మాత్రాన ప్రజల గుండెల్లో చిరస్మరణీయంగా నిలబడి ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ యొక్క అభిమానాన్ని కానీ వైఎస్ఆర్ యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని కానీ ఎవరూ కూడా తీసివేయలేరు. ఇది ముమ్మాటికి వాస్తవం. ఈ సత్యాన్ని గ్రహించినటువంటి కొద్దిమంది విద్రోహ శక్తులు విగ్రహాల ధ్వంసానికి పాల్పడుతున్నాయి. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పని చేయండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అన్ని పార్టీలకు కూడా ప్రజాస్వామ్యంగా ప్రజాయుతంగా ఎవరైనా పార్టీలు పెట్టుకోవచ్చు, ఎవరైనా ప్రజల కోసం పని చేయవచ్చు. ఇది తెలుసుకోవాల్సిందిగా, గమనించవలసిందిగా ముఖ్యంగా కోరుతున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు కూడా, నాయకులు కూడా చాలా మంది కూడా వైఎస్ఆర్ అభిమానులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పార్టీలోకి రాబోతున్నారని సందర్భంగా हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले जहदकार वरवरा राव, जो एल्गर परिषद माओवादियों के ताल्लुक के मामले के मुलजिम है और मुंबई के नानावती अस्पताल में जेर इलाज थे, उन्हें कल शब घर जाने की इजाज़त दे दी गई। 82 साल जहदकार की अबूरी जमानत 6 माह के लिए जारिया साल 22 फरवरी को तिब्बी बुनियादों पर मुंबई हाईकोर्ट ने मंजूर की थी। राव की गिरफ्तारी 2018 में हुई थी। ताहम खराबी सेहत की वजह से उनको गुज़िश्ता साल नवंबर में अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। हाईकोर्ट ने हिदायत दी थी कि अस्पताल से फौरी डिस्चार्ज किए जाने के बाद उनको जमानत पर रिहा किया जाए। उनकी जमानत मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने राव से ख्वाहिश की थी कि वो 50,000 रुपये का शख्सी मुचलका और उसी रकम की मजीद 2 जमानत की रकम जमा करवाएं। इस मामले की जांच NIA की जानिब से की जा रही है। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए कई शराइत रखी, जिनमें उनका सिर्फ मुंबई में ही NIA की अदालत के हुदूद वाले इलाके में ही क़याम शामिल है। जमानत के 6 माह की तकमील के बाद या तो राव खुद सुपुर्द हो जाएंगे या फिर वो जमानत की तौसी के लिए हाईकोर्ट से रुजू होंगे। हैदराबाद के मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 3 किस्म के नादर परिंदे पाए गए। हैदराबाद बर्डिंग पॉल्स से ताल्लुक़ रखने वाले परिंदों के माहिरीन के 40 रुकनी ग्रुप ने शहर के इस अहम चिड़ियाघर का दौरा किया और तकरीबन परिंदों के 88 अक़साम को यहाँ पाया। उनमें 3 किस्म के परिंदों की नादर परिंदों के तौर पर निशानदही की गई। उनमें रेड बर्स्टेड फ्लाई कैचर, हेयर क्रिस्टोडर और फॉरेस्ट वैक्टेल शामिल है। इस वफद ने चिड़ियाघर में परिंदों की नकलो हरकत का भी तफसीली जायजा लिया और उनकी कई तस्वीर भी ली। ये परिंदे चिड़ियाघर के दरख्तों पर थे। VVL सुभ्राद्री देवी, क्यूरेटर जू पार्क ने उनको नादर परिंदों को देखने के सिलसिले में रहनुमाई की। कल्याण NNE सदर हैदराबाद बर्डिंग पॉल्स ने ये मौका फराहम करने पर क्यूरेटर का शुक्रिया अदा किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोतरे फुरखान अली के खिलाफ रैगिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर वाक़ मुकफ्फमजा इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले 2 तुलबा ने पंजागुट्टा पुलिस में फुरखान अली के खिलाफ रैगिंग करने की शिकायत दर्ज करवाई। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला के पोते फुरखान अली मुकफ्फमजा कॉलेज के तालिब इल्म हैं। मज़कूरा नौजवानों का कहना है कि फुरखान की जानिब से मुसलसिल हरासानी से तंग आकर ही उन्होंने उनके खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस से शिकायत की है। ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और उन्हें काउंसलिंग के बाद वापस भेज दिया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद आज 26 लाख के पार हो गई, जबकि मुतासरीन की तादाद आज 11,71,73,904 हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,12,10,799 हो गया, जबकि 1,57,756 अफराद हलाक हो गए। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,99,900 हो गई है और 1,641 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 158 नए केसेस दर्ज हुए और 1 मरीज की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 1886 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश के गन्नावरम एयरपोर्ट पर कोहर की घनी चादर की वजह से 4 डोमेस्टिक फ्लाइट्स की आमद में ताख़ीर हुई। खराब रोशनी एयरपोर्ट पर तैयारों के उतरने में ताख़ीर की वजह बनी। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक एयर इंडिया की फ़्लाइट जो दिल्ली से पहुंची थी, उसको शदीद कोहर की वजह से एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके नतीजे में इस तैयारे को तकरीबन 1 घंटा हवा में ही चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ
स्पाइस जेट का तैयारा जो विशाखापट्टनम से पहुंचा था उसकी भी लैंडिंग में ताखिर हुई। इत्तलात के मुताबिक रात में खराब सूरत हाल जारी है और महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि आइंदा 1 माह तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। 24 फरवरी को भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, जब स्पाइस जेट के तैयारे को कोहर की वजह से लैंड करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बेंगलुरु से विजयवाड़ा पहुंचे तैयारे को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना था। मंदिर में दर्शन के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 16 जख्मी हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी के श्रीनिवासपुरम में उस वक्त पेश आया जब मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले लॉरी ने ट्रैक्टर को टक्कर दे दी। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम का ताल्लुक जिले कृष्णा से है, जो कोटाईगुड़म में वाक़ मंदिर में दर्शन के लिए ट्रैक्टर में जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि 3 ट्रैक्टर्स में कई अफराद दर्शन के लिए जा रहे थे कि एक ट्रैक्टर को लॉरी ने टक्कर दे दी। हर ट्रैक्टर में 20 अफराद सवार थे। पुलिस ने कहा कि एक ट्रैक्टर सड़क के किनारे ठहराया गया था कि लॉरी ने, जो बराहे ओडिशा आ रही थी, पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक कम उम्र लड़की और एक ज़ईफ शख्स की मौत हो गई। आलमी चैंपियन और दूसरी सीड हिंदुस्तान की पीवी सिंधु ने अपना शानदार मुजाहरा जारी रखते हुए चौथी सीड डेनमार्क की मिया ब्लिच फेलेट को 41 मिनट में हफ्ते के रोज 13-21, 19-21 से शिकस्त देकर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। जबकि मर्द कैटेगरी में चौथी सीड कदाम्बी श्रीकांत और मर्द जोड़ी में सातु केसराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पीवी सिंधु ने ब्लिच फेलेट से मुकाबला 41 मिनट में जीता। सिंधु का फाइनल स्पेन की कैरोलिना मारन से होगा। सिंधु का मारन के खिलाफ 8-5 का करियर का रिकॉर्ड है। सिंधु को रियो ओलंपिक के फाइनल में मारन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आखिर में बात करते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक आईपीएल 14 9 अप्रैल को शुरू होगा और 30 मई तक चलेगा। 52 दिन चलने वाले टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल के सभी मुकाबले 6 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में होंगे। सभी 8 टीमों के बीच 52 दिन में फाइनल समेत 60 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल और प्लेऑफ के मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। सीजन का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली हैं। लीग स्टेज के 56 में से चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में 10-10 मैच खेले जाएंगे, जबकि दिल्ली और अहमदाबाद में 8-8 मैच होंगे। पिछला सीजन कोरोना की वजह से मार्च अप्रैल के बजाय सितंबर नवंबर में कराया गया था। इस बार टूर्नामेंट की हिंदुस्तान में वापसी हुई है। कोरोना की वजह से पहली बार कोई भी टीम अपने घर में मैच नहीं खेलेगी। सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इस बार 11 डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैचेस खेले जाएंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे से खेले जाएंगे, जबकि शाम के मैच 7:30 बजे से शुरू होंगे। कोरोना के चलते टूर्नामेंट बायो बबल में खेला जाएगा। लीग स्टेज के दौरान हर एक टीम 3 बार ही सफर करके अपने मैचेस पूरी कर लेगी। वबा के चलते शुरुआत में फैंस की स्टेडियम में एंट्री नहीं रहेगी। बाद में अगर हालात ठीक रहे और हुकूमत के साथ बोर्ड को ठीक लगा तो फैंस को एंट्री दी जा सकती है। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को डबल हेडर के तहत 2-2 मैचेस दोपहर में खेलने होंगे। इनके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस को 3-3 मैच दोपहर में खेलने हैं। टूर्नामेंट का पहला डबल हेडर 18 अप्रैल को आरसीबी और केकेआर के बीच खेला जाएगा। आईपीएल की तारीख में अब तक मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीता है। रोहित की कप्तानी में टीम ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में चैंपियनशिप जीती है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।